किसी ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और गाना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। कतिपय कारणों से ब्रिटिश काल में, बहुत चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसा बदलाव किया गया कि जब देश आज़ाद हुआ तो वास्तव में हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। 17वीं शताब्दी तक हम दुनिया को खाद्यान्न भेजा करते थे और 1947 में, यानी कि 250 साल की अवधि में कुछ ऐसा हुआ कि हम स्वयं के खाने के लिए जो तरसने लगे। नीतियाँ अगर अच्छी हैं तो मैं ठीक हूँ, नीतियाँ गड़बड़ हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब विवेक बुद्धि से काम नहीं लिया जाता है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। वैसा ही कुछ हुआ था। कोई संदेह नहीं है कि 1960 में देश में बढ़ती हुई आबादी को खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा के लिए हरित क्रांति का कार्यक्रम आया और उस हरित क्रांति के कार्यक्रम में एक ही लक्ष्य था कि पहले तो हम अपने देश की आबादी को कैसे भरपेट भोजन खिलाएं। उसके निमित्त हमने मैकेनाइजेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र और फिर इरिगेशन की फैसिलिटीज, उन्नतशील प्रजातियां और आगे चल कर के पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ाया। मित्र, ये 1960 में जो हरित क्रांति का कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया और 1990 आते आते आप याद कर लेना, इतिहास उठाना, एग्रीकल्चर के डाटा उठाना, 1990 के दशक में मैं खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका था। लेकिन 1990 के बाद और 2000 के दशक में देश के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने, नीतियों ने ये अनुभव किया कि 30 साल की इस अवधि में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। तो जब खोने और पाने की चर्चा हुई तो पता चला कि खाद्यान्न तो मैंने 50 मिलियन टन से बढ़ा करके 190 मिलियन टन कर लिया, लेकिन जब खोने की बात आई तो पता चला कि सॉइल में ह्यूमस की मात्रा हमारी कम हो गई, वाटर लेवल मेरा नीचे चला गया, बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे जीव जंतु मेरे नष्ट हो गए, भोजन में जो प्रयोग किए जाने वाले रसायन थे उनके इफ़ेक्ट आए और आदमी बीमार होने लगा। और आज आप देख सकते हैं कि देश में जितने भी अस्पताल हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, उसमें मनुष्य जो है जीवन और मृत्यु के बीच की जंग से लड़ता हुआ दिखाई देता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके 2000 के दशक में, करीब 1997 से देश में हुआ कि भाई जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और जैविक खेती में यही था कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र को और पेस्टिसाइड को कैसे रिमूव किया जाए। समस्या ये आती है कि कुछ लोगों की 1960 से जो हरित क्रांति का कार्यक्रम शुरू हुआ, 1990 के दशक में हम आत्मनिर्भर तो हुए, लेकिन कुछ लोगों की आदतें खराब हुई, जिन्होंने किसान के साथ बिजनेस करना शुरू किया। अब वो नहीं चाहते थे कि देश में ये जो कृषि निवेश के नाम पर बिकने वाली बहुत सारी चीज़ें ये बंद हों। तो ये जैविक खेती में फिर वो लोग, वही लोग इंटर किए जो केमिकल जो बेच रहे थे, वो लोग जैविक में खेती में इंटर हुए और नाना प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो अल्टीमेटली वो जैविक खेती परवान नहीं चढ़ सकी। इधर पिछले 3-4 सालों से फिर देश की नीतियों ने जो प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने का प्रयास किया है। और आज भी प्राकृतिक खेती की जब हम बात सोचते हैं कि प्राकृतिक खेती की चर्चाएं हो रही हैं और प्राकृतिक खेती के नाम पर केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, जीवामृत। प्रकृति में जीवामृत, प्राकृतिक खेती में जीवामृत एक विषय है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन जब हम कहते हैं प्राकृतिक खेती तो प्राकृतिक खेती का जो विषय, पहले हमें उसको आत्मसात करना पड़ेगा, दिल से स्वीकार करना पड़ेगा कि आखिर प्रकृति क्या होती है। तो जब प्रकृति की बात होती है तो प्रकृति माने है ज़मीन की उर्वरता, ज़मीन में पानी और ज़मीन के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जीव जंतु और क्लाइमेट। जैसे आज क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा होती है, तो आज जीवामृत तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाला है नहीं। खैर, हम देश के किसानों से, उन सारे बुद्धिजीवियों से जिनको किसान की चिंता है, उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि इस जो प्राकृतिक खेती का स्वरूप है, अगर इसको हम आज
इग्नोर करते हैं, नहीं मन से नहीं लगते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आज का वक्त हमारा है, कल का वक्त जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों का है, और मैंने तय कर रखा है कि मैं आने वाली पीढ़ियों का वक्त अच्छा नहीं चाहता हूँ, और उनको चाहता हूँ कि उनका जीवन अंधकार में गुजरे। अन्यथा जिनको लगता है कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो, उनको आज से, अभी से इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि प्रकृति होती क्या है। क्योंकि जैसा दुनिया जानती है, और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता है कि हमारा संपूर्ण जीवन प्रकृति के वैभव पर निर्भर है। और प्रकृति की जब बात होती है तो सबसे जो मुख्य निवेश है एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती के लिए, वो है ज़मीन। और ज़मीन जब बात आती है तो ज़मीन का जो मुख्य ताकत है, उसमें जो एनर्जी का भंडार है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस की जब बात करते हैं तो ह्यूमस में 3 चीज़ें होती हैं। कार्बनिक पदार्थ होता है सॉइल में, और कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले नाना प्रकार के जीव जंतु माइक्रोब्स होते हैं, और उन जीव जंतु और माइक्रोब्स की डेड इकाइयाँ होती हैं। और जो जीवांश है, जो मरे हुए जीवों का अंश है, वही फसलें लेती हैं। वेदों का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। ये पेड़ हमारे मिट्टी नहीं खाते, पेड़ जो कार्बनिक अवशिष्ट हैं उनको जीव खाएगा, फिर जीव मरेगा, फिर वो मरे हुए जीवों का अंश जीवांश पेड़ खाएगा। अभी आपने सुना होगा, पहले किसी जमाने 50-60 साल पहले ह्यूमस 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 एक शब्द था, ह्यूमस। अब वो ह्यूमस शब्द खत्म हो गया। अब बात होती है जीवांश कार्बन, जीवांश कार्बन। यानी कि वैज्ञानिक लोग स्वीकार कर चुके हैं कि अब ज़मीन में ह्यूमस नहीं है। और ये मैं ऐसे प्रमाण दे रहा हूँ कि ह्यूमस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हम पिछले 40 सालों से बायो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, और इधर तो 5-10 साल से लिक्विड कंसोर्शिया, यानी सूक्ष्म जीवों का कंसोर्शिया आ गया। यानी कि वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं अब ज़मीन में जीवन नहीं है, ज़मीन को जीवित पिंड कहा गया है। 1 ग्राम मिट्टी में 2 करोड़ से अधिक माइक्रोब्स होने चाहिए। किसी ज़माने में थे, आज नहीं हैं। और जब ये थे, आज भी जंगलों में हैं। आप देख लीजिएगा, जंगल में ना कोई पानी लगाता है, ना कोई उर्वरक डालता है, ना कोई पेस्टिसाइड डालता है। हमारी ज़मीनों में जहाँ किसान खेती करता है, उसको जुताई, कई जुताइयाँ करनी पड़ती हैं, फिर बीज बोना पड़ता है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, फिर बीमारियों के लिए, इंसेक्ट के लिए पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। आखिर क्यों? तो बात एक ही आती है कि ज़मीन हमारी मर गई है। अगर ये ज़िंदा होती ना तो मित्र, जैसे जंगलों में ज़मीन ज़िंदा है तो वहाँ की सारी वनस्पतियाँ ज़िंदा हैं, वहाँ के सारे जीव जंतु ज़िंदा है, वहाँ के किसी जीव जंतु को कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन हमारी तो पालतू भैंस, पालतू गाय, पालतू बकरी को, पालतू कुत्ते को भी बीमारी हो जाती है। कारण कि जो मैं खाता हूँ इस पॉल्यूटेड ज़मीन का, बंजर ज़मीन का, उसी ज़मीन का अन्न हमारे पालतू पशु खाते हैं, और वो भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। तो इन सारी समस्याओं को, देश की और इंसान के जीवन में घटने वाली बहुत सी घटनाओं का जो समाधान है, वो समाधान एक ही है कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें। तो इसका मैं सूत्र बता दूं कि बारिश का पानी अगर हम अपने खेत में नहीं रोक पाएंगे तो प्राकृतिक खेती को नहीं जानते। अगर हमारे खेत की मेड़ों पर पेड़ नहीं है तो समझ लीजिए मैं प्राकृतिक खेती को नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने में भी कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो भी मैं प्राकृतिक खेती को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ज़मीन की फर्टिलिटी, ये तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहें न रहें, इस सूत्र के साथ मुझको धरती माता की सेवा में लग जाना है। और जो जीवामृत है, जीवामृत में भी आज की तारीख में बहुत सारे भ्रांतियां हैं कि गौमूत्र नहीं होगा तो क्या होगा, गोबर नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे देश में किसान हैं जिनके पास गाय नहीं है, तो क्या वो प्राकृतिक खेती ना करें, क्या वो भूमि की उर्वरता को ना बढ़ाएं। तो जिनके पास गाय बैल नहीं है उनका भी कर्तव्य है कि अपनी भूमि की उर्वरता को बढ़ाएं। लेकिन प्रश्न आता है कि वो जीवामृत कैसे बनाएं। तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि जिनके पास गाय नहीं हो गौमूत्र खरीदें, गाय का गोबर खरीदें। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन में जीवाणु जो नष्ट हो चुके हैं वो जीवाणु जंगल में हैं। जंगल की मिट्टी को लाइए, ड्रम में डालिए, और जीवाणु किसी भी एनिमल का गोबर खा लेंगे। और किसी भी प्रकार का जिसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए, ऐसा कोई भी चीज़, आटा हो, बेसन हो, चीनी हो, गुड़ हो, कुछ भी उनको खिलाएंगे वो सब कुछ खा लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सॉइल में तो
जो लोग भैंस के गोबर की खाद देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो बैक्टीरिया कहेगा भाई इस खेत में भैंस का गोबर पड़ा, ये हम नहीं खाएंगे, हमको तो गाय का गोबर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाय की बात करते हैं लोग, गाय 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 गाय, तो गाय का कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो आध्यात्मिक विषय है। गाय एक ऐसा प्राणी है जो ब्रह्मांडी ऊर्जा को एब्जॉर्व करने की, ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन वो तब जब गाय गाय जैसे परिवेश में रखी जाए। आज की तारीख में तो गाय को कंसीडर लोग कम करते हैं, गाय को भूसा भी कम देते हैं, दाना भी कम देते हैं, भैंस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और बगल में खड़ी हुई गाय जिसके आँख से आंसू निकलते हैं, अगर ऐसी गाय का मूत्र और ऐसी गाय के गोबर की आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप गाय की महिमा को नहीं जानते। तो मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि अपना अपना दिमाग लगाइए। ये सब की ड्यूटी है, किसी रटी रटाई भाषा, किसी रटे रटाई विषय पे नहीं जाना है। उद्देश्य केवल एक ही है कि हम अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और अगर नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में गुजरेगा। नमस्कार। समझ गए?